सारे टीचर बहुत मेहनती हैं, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। एक बार पढ़िए आप पहले मन लगा के, और बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, इधर उधर की चीज़ों पे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो क्लास चालू हो गया है, जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है, जल्दी आइए सभी लोग। ठीक है चलो, नमस्ते नमस्ते सबको। ठीक है, एसपी बाबू आए हैं, कोई बात नहीं। ठीक, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलो जल्दी से लाइव हो जाओ सब लोग, जल्दी से कनेक्ट हो, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। कल की क्लास कितने लोगों को अच्छी लगी उसके बारे में थोड़ा सा लिखो, अच्छा था कि नहीं था, कल की चीज़ें समझ में आई कि नहीं। हालांकि कल की क्लास में खाली पढ़ने वाली चीज़ें, याद रखने वाली चीज़ें थी। चलो कल की क्लास से कुछ क्वेश्चन का जवाब दोगे? चलो कुछ क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है। थैंक यू सर जी, सर जी समझ में आ रहा है, अच्छे से कमेंट पढ़ेंगे। 100 में 100 आएगा बायोलॉजी में, बिल्कुल लिखा तो है किसी ने, ले आए भाई, यहाँ बुला के उसको सम्मानित किया जाए, ठीक है। ठीक है, संस्था पे भरोसा रखो, टारगेट बोर्ड हमेशा टॉपर दिया है और देता आएगा। यहाँ के टीचर सारे अच्छे हैं, सारे मेहनती हैं, सब बढ़िया से पढ़ाएंगे, और टीचर पे भरोसा करना सीखो। कुछ दिनों में सब चीज़ें स्थायी हो जाएंगी, उसके बाद सब समझ में आने लगेगा आपको अच्छे से। धीरे धीरे आप हमें समझने लगे हैं, हम आपको समझने लगे, हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ गई, और आपका पढ़ा हुआ मुझे समझ में आने लगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करें। ये बताओ, भारत में एड्स को नियंत्रित करने के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया है? उस संस्था का नाम कोई बताओ। भारत में एड्स को नियंत्रित करने के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया है? उस संस्था का नाम क्या है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, और इस क्वेश्चन के आंसर आते ही सीधे क्लास को शुरू किया जाए, ठीक है ना, सीधे क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलो ठीक, चलो सर मेरा नाम बोल दीजिए, आदर्श जी, खुश हैं आप? चलो सर, चलो अच्छे से पहले आंसर दो। नैको आया आंसर, एक नैको, रितिका कुमारी जी का। एलिजा टेस्ट होता है राहुल जी एचआईवी के जांच के लिए, और उसकी पुष्टि के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे कहा जाता है वेस्टर्न ब्लॉट, जो कि आप लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है ना। एचआईवी को भारत में सबसे पहले किसने खोजा था? ठीक है, हाँ मद्रास में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, जरा इसका आंसर दीजिए आप लोग। एचआईवी के बारे में, एचआईवी के बारे में आप लोगों ने जितने अच्छे से पढ़ा है, सही कह रहे हैं, किसी ने इतना डिटेल में अच्छे से आप लोगों को नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना। अमेरिका में, जी हाँ, मद्रास में खोजा गया था, इंडिया में, ठीक है। नैको WHO है बाबू, आपको टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्वीटी जी, ऐसा आपने बीच में टाइप कर दिया है नैको। गुड आफ्टरनून डॉक्टर सुनीति सोलोमन, पहला जवाब आया बच्चों का, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट, ये भी सही है। चलो सब चीजें तो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद है, ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया से पढ़ रहे हैं आप लोग, सारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सही से, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कैंसर, ठीक है ना। सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, अब कैंसर के टॉपिक को। और यकीन मानो कैंसर इतना अच्छे से समझ में आएगा, आज ही ये खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। 1 घंटे के अंदर हमको इसको खत्म भी करना है। कैंसर में ज्यादा समय नहीं लगना कि जैसे एचआईवी में 2-3 दिन का समय लगा है। चलो कैंसर के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी पता हो तो मुझे थोड़ी बारे में बताइए उसके बारे में। डीएनए आरएनए इंटीग्रेज एंजाइम, बिल्कुल बहुत अच्छा, जिसने भी लिखा है बहुत अच्छी टॉपिक के बारे में लिखा है, ठीक है ना। ठीक, यूट्यूब पे जल्दी मुलाकात होगी, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है ना। अभी यहाँ पढ़िए एलिजा टेस्ट, सारी चीजें को जवाब तो आप लोग दे ही रहे हैं सारे क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वैसे ही आप लोग आंसर दे रहे हैं, मुझे बनाने की क्या जरूरत है। ठीक, एकदम मन से पढ़ रहे हैं आप लोग। चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए। सर जी बिना पीडीएफ से पढ़ाइए, मजा आता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजें जो ज्यादा लिखनी होंगी उसको दिक्कत होगा, तो फिलहाल समझाएंगे ही, बना के उसको लेके आप लोग परेशान मत रहिए, ठीक है ना। चलो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कैंसर। चलो कैंसर को स्टार्ट किया जाए। आज कैंसर होगा भी, खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एक स्लाइड लेते हैं हम, ठीक है ना। देखो कैंसर के बारे में अब हम लोग शुरू करते हैं। कैंसर, ठीक है ना। कैंसर, ठीक है ना। चलो अब मुझे कोई बताएगा कि कैंसर क्या होता है? कोई मुझे बताए तो फिर हम उसके बारे में फिर आगे डिटेल में बढ़े। ट्यूमर, ट्यूमर कैंसर की पहली अवस्था होती है बाबू, उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसीलिए ट्यूमर का इलाज नहीं किया जाता, उसे काट कर शरीर से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उसको इलाज के रूप में ले आओगे और अगर उसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की क्रिया हो गई तो वो कैंसर का रूप ले लेगा। सर बायोलॉजी प्लेलिस्ट, ठीक है ना। चलो अभी शुरू करो, चलो नहीं वो कुछ और चीजें बाद में बताएंगे। चलो अब आ जाओ, सीधे टॉपिक पे आते हैं। चलो मान लो कह रहा है कि ये, चलो पहले कैंसर की बात अगर हम ह्यूमन में कर रहे हैं उसको अच्छे से समझना। हम एग्जांपल के तौर पे क्या ले रहे हैं, ह्यूमन या मनुष्य, ठीक है ना। देखो मान लो मेरे शरीर से ये कोशिका ली गई, ठीक, मान लो मेरे शरीर से ये क्या ली गई, एक कोशिका ली गई। इस कोशिका के बीच में क्या होगा, एक केंद्रक होगा, ठीक। इसके कोशिका के बीच में क्या हुआ, एक केंद्रक, और केंद्रक में पाया जाएगा क्या, डीएनए। ये क्या हो गया, डीएनए।
अब डीएनए तो आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, डबल स्टैंड डीएनए और सिंगल स्टैंड डीएनए, द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना और एक रज्जुक डीएनए की संरचना। तो उन चीजों पे हम डिटेल में नहीं जाते हैं फिलहाल, अभी हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। कैंसर असंक्रमण रोग है, चलो अभी तुमको खुद पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो ये हो गया एक सेल जिसके अंदर है एक डीएनए, और डीएनए पाया जाता है किसमें, न्यूक्लियस में। ठीक, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कह रहे हो, केंद्रक। ठीक, और सेल को क्या कहते हो, कोशिका। एकदम अच्छे से आराम से लिखते हुए रहिए और आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। और केंद्रक में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है ना, क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। सर ट्यूमर अभी आ रहा है बाबू, मैलिगेंट ट्यूमर में भी आ रहा है, इसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, अब देखो अगर हम इस डीएनए को बाहर निकाल लें, ठीक है ना, चलो बाहर नहीं निकालना, यही बात हो रही है। इस कोशिका को कह रहे हो केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, डीएनए है। अब कह रहा है कि माता पिता से कुछ डीएनए वाले लक्षण हमको मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पूछ रहा है हमारे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो वो स्थानांतरित होते हैं डीएनए द्वारा। मतलब मम्मी पापा के लक्षण मेरे शरीर में किसकी सहायता से आए होंगे, डीएनए की सहायता से। लेकिन उन लक्षणों को डीएनए के साथ कौन जोड़ने का कार्य करता है, तो उसे कहते हो जीन। एक शब्द है, क्या है, जीन। क्या कहते हैं, जीन। तो अगर कह रहा है जीन क्या है, तो जीन वह संरचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, धारण करता है। जीन वह संरचना है, वह संरचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को, जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करता है, धारण करता है। ठीक है ना, दोनों दो बातें हैं। और डीएनए वह संरचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ये दोनों दो काम करते हैं, इस बात को लेकर आपस में कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है ना, डीएनए का काम है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना, स्थानांतरित करना। जबकि जीन का क्या काम होगा, आनुवांशिक लक्षणों को धारण करना और डीएनए के साथ जुड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाना। ठीक है, चलो ठीक, चलो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, चलो देखो अब कह रहा है कि इस डीएनए में कुछ जीन पाए जाते हैं जो हमें किससे मिले होंगे, माता पिता से हमारे। उस जीन को हम कहेंगे प्रोटो ओनको प्रोटो एक मिनट प्रोटो ओनको जीन। वह जीन जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं, उस जीन को हम क्या कहते हैं, प्रोटो ओनको जीन कहते हैं। प्रोटो मतलब पहले से, ओनको मतलब उपस्थित, और जीन तो जीन ही है। ठीक है ना, तो वह जीन जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं प्रोटो ओनको जीन। अब होता क्या है, इसमें केंद्रक द्रव्य है और अगला इस कोशिका में कुछ तरल पदार्थ होगा, उस तरल पदार्थ को हम कहेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। एकदम आराम से पढ़ो, एकदम अच्छे से समझो। अभी सारी चीजों को आपस में जोड़ के हम आपको बताएंगे कि कैंसर होता क्या है। और इसमें पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कह रहे हो, साइटोप्लाज्म, या इसी को हिंदी में क्या लिखोगे, कोशिका द्रव्य। क्या लिख रहे हो, कोशिका द्रव्य। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक यहां तक नहीं। मेरी एक कोशिका है, उसमें एक केंद्रक है, केंद्रक में एक डीएनए है, डीएनए में एक जीन है जिसे प्रोटोओनको जीन कहते हैं। दूसरा, कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब होता यह है, कैंसर होते समय एक स्टेप होता है क्रिया, उस क्रिया को कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन, या इसी को हिंदी में हम लिखते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, क्या लिखते हैं, उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगले स्लाइड पे लिख दे रहा हूं। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए बुक में एनसीईआरटी में लिखा है, अचानक जीन परिवर्तन को ही, जीन परिवर्तन को ही
म्यूटेशन कहते हैं, को ही म्यूटेशन कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। या एनसीईआरटी में जो इंग्लिश वाले बुक में लिखा है वो लिखा है सडन चेंज इन जीन कॉल्ड म्यूटेशन, सडन चेंज इन जीन कॉल्ड म्यूटेशन, कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अचानक जीन परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में डीएनए में उपस्थित जीन विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं और अच्छी चीजें भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? ये चीजें बुक में लिखी हुई हैं तो इसको उतना ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है ना, अभी आ जाओ अपने टॉपिक पे। देखो है क्या, मेरी एक कोशिका है, मेरी कोशिका में एक केंद्रक है, केंद्रक में एक डीएनए है और डीएनए में एक जीन है जिसे कह रहे हो प्रोटोओन्कोजीन, और मेरी कोशिका में जो तरल पदार्थ है उसे कह रहे हो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। अगर इसमें उत्परिवर्तन की क्रिया प्रथम बार होती है तो होता यह है, इस कोशिका में, कोशिका वैसे है, इसके अंदर क्या था? केंद्रक था, और केंद्रक के अंदर क्या था? डीएनए था। ठीक, और डीएनए में पाए जाते हैं क्या? जीन, केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म वगैरह तो वैसे के वैसे जैसे था सबका सब वैसे ही है, पर इन सब की रासायनिक संरचना बदल जाती है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण। होता यह है कि इस डीएनए में जो जीन था जिसे हम कह रहे थे क्या? प्रोटोओन्कोजीन, वो बदल जाता है किसमें? ओन्कोजीन में। प्रोटोओन्कोजीन बदल गया किसमें? ओन्कोजीन में। ठीक, दूसरा, यहां पर जो साइटोप्लाज्म था वो बदल गया किसमें? नियोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म बदल गया किसमें? नियोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ये बदल गया किसमें? सॉरी, यहां लिखना है नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म बदला किसमें? नियोप्लाज्म में। और जो यहां कोशिका थी वो कोशिका बदल गई किसमें? नियोप्लास्टिक सेल में, नियोप्लास्टिक सेल में। अब इन सारी बातों का मतलब समझो। ठीक है ना, ऐसे ही बनाना अपने नोट्स। ठीक है ना, अब इसके बाद हम अगले पेज पे चले जाएंगे। डीएनए के एक छोटे खंड को ही जीन कहते हैं? नहीं, डीएनए के एक छोटे खंड को फ्रेगमेंट कहते हो, जिसे वीएनटीआर या वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, जिस बच्चे भी लिखा है उस बच्चा थोड़ा अपना इस बात पे ध्यान दे। ठीक है ना, क्यों बढ़ी जा रही है? ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। गुड आफ्टरनून। ठीक, चलो, ट्यूमर का स्टडी ओन्कोलॉजी, ठीक है, उस पर आते हैं। ठीक है ना, कैंसर की स्टडी ओन्कोलॉजी। ठीक, सॉरी सर हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैंसर में लोगों को बाल नहीं रखता है क्योंकि उसमें कुछ प्रोटीन पाया जाता है जो कैंसर को बढ़ावा देता है, इसलिए बाल छील देते हैं, हटा देते हैं बॉडी से। ठीक है ना, ठीक, थैंक यू सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब टॉपिक पे हैं। अब जितना हम लिखे हैं इसको एक बार दोबारा। मैं पूरी तरीके से सामान्य हूं। मेरे कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। मेरे डीएनए में पाए जाने वाले जीन को क्या बोलोगे? प्रोटोओन्कोजीन। और मेरे कोशिका को क्या बोलोगे? सामान्य एक कोशिका। लेकिन यदि मेरे शरीर में जो कोशिका है उसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की क्रिया हो गई तो मेरे कोशिका में जो कोशिका द्रव्य था वो बदल गया किसमें? नियोप्लाज्म में। मेरे कोशिका में जो डीएनए था और उसमें जो जीन था प्रोटोओन्कोजीन वो बदल गया किसमें? ओन्कोजीन में। और मेरी कोशिका बदल गई किसमें? नियोप्लास्टिक सेल में। नियो मतलब होता है नया। अब यहां पर जो कोशिका द्रव्य रहा होगा उसकी जो रासायनिक संरचना होगी ये नियोप्लाज्म से पूरी तरीके से क्या हो गई होगी? भिन्न हो गई होगी। और यहां पर जो जीन रहा होगा और उसके जो कार्य रहे होंगे मेरे शरीर में, इस जीन से पूरी तरीके से वो क्या हो गया होगा? भिन्न हो गया होगा। और ये जो नई कोशिका, पुरानी वाली कोशिका थी और जो नई वाली कोशिका बनी उत्परिवर्तन होने के कारण एक बार उसकी संरचना पहली वाली कोशिका से ही पूरी तरीके से क्या हो गई? भिन्न हो गई। और जब किसी कोशिका में म्यूटेशन केवल एक बार होता है तो उससे जो संरचना बनती है उसे कहते हो ट्यूमर। ठीक है ना, तो अगर पूछेगा ट्यूमर के लिए कौन सी क्रिया रिस्पॉन्सिबल होती है तो ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? म्यूटेशन। ठीक है ना, म्यूटेशन की क्रिया से होती है क्या? ट्यूमर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई? ठीक है ना, चलो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बताओ एक बार जरा। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर पूछेगा कैंसर की पहली अवस्था को क्या कहते हैं तो कैंसर की पहली अवस्था को ट्यूमर कहते हैं। और अगर पूछेगा किसी व्यक्ति को ट्यूमर होने के लिए क्या जिम्मेदार है तो किसी व्यक्ति को ट्यूमर होने के लिए जो जिम्मेदार है क्रिया उसे कहते हो क्या? म्यूटेशन। ठीक है ना, दूसरा अगला पूछ रहा है कि ट्यूमर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं तो ट्यूमर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम कहते हैं नियोप्लाज्म। ट्यूमर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन को क्या कहते हैं तो उसे हम कहेंगे क्या? ओन्कोजीन। और ट्यूमर की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं तो उसे कहेंगे हम क्या?
नियोप्लास्टिक सेल। अब यदि इसी कोशिका में, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्योंकि अगले स्टेप पे जाना सही नहीं होगा, इसी कोशिका में यदि म्यूटेशन की क्रिया दूसरी बार हो गई किसी कारणवश, मतलब म्यूटेशन, या उसी को हम क्या लिखेंगे, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन दूसरी बार अगर हो जाए, ठीक है ना, उत्परिवर्तन की क्रिया कितनी बार हो गई, 2 बार, तो यही ट्यूमर की कोशिका बदल जाती है किसमें, यही ट्यूमर की कोशिका बदल जाती है कैंसर की कोशिका में। किसमें बदल जाएगा, कैंसर की कोशिका में, कैंसर, यही ट्यूमर की कोशिका किसमें बदल जाएगी, कैंसर की कोशिका में। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एक बार म्यूटेशन हुआ तो उसके कारण उसे क्या होगा, ट्यूमर। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में 2 बार म्यूटेशन हुआ तो उसे होगा क्या, कैंसर। अब क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव वाला बना। अगर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बना तो यहाँ पूछेगा कि कैंसर होने के लिए किस जीन को जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो वो हो जाएगा क्या, ओन्कोजीन। लेकिन अगर क्वेश्चन बना ट्यूमर के होने के लिए किस जीन को जिम्मेदार माना जाता है, तो उसे कहोगे क्या, प्रोटोओन्कोजीन। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अगर कोई चीज समझ में सारी चीज समझ में आ रही है तो एक बार यस लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़े, ठीक है ना। एक बार लिखो यस, एक बार लिखो यस। ट्यूमर में क्या क्या होता है, ट्यूमर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन की क्रिया होती है जिसके कारण उसका आकार लगातार बढ़ता जाता है। और ये जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन की क्रिया होती है इसमें होता है समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोटिक सेल डिवीजन। इसको अभी हम थोड़ा सा समझा लेंगे, ठीक है ना। नहीं, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जीन नहीं कहते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है ना। डीएनए में जीन पाए जाते हैं, सर सही पढ़ाए होंगे, आप थोड़ा सा समझने में गड़बड़ कर दिए होंगे, ठीक है ना। ठीक है, यस सर, यस सर, एक बार फिर से प्लीज सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार मैं पूरा एक बार फिर से पढ़ के समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, मैं एक व्यक्ति हूं जो पूरी तरीके से सामान्य हूं, अपना डेली का जो जीवन है वो सामान्य तरीके से बिता रहा हूं, ठीक है ना। हुआ क्या, मेरी जो कोशिका है उस कोशिका में जो तरल पदार्थ है उसको कह रहे हैं क्या, साइटोप्लाज्म। और उस कोशिका में जो डीएनए है और डीएनए में जो जीन है उसे कह रहे हैं हम क्या, प्रोटोप्लाज्म। और जो मेरी कोशिका है उसको तो सेल हम कह ही रहे हैं। मेरी कोशिका में किसी कारणवश हो गया म्यूटेशन, अचानक जीन क्या हो गए, बदल गए, ठीक है ना। अचानक जीन जब बदल जाएंगे तो मेरी कोशिका में जो तरल पदार्थ था, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, वो बदल गया किसमें, नियोप्लाज्म में, या इसी को हिंदी में लिखा होगा नव द्रव्ययी, ठीक है ना, नियोप्लाज्म में, ठीक है ना। और जो मेरी कोशिका में डीएनए था उसमें जो जीन था प्रोटोओन्कोजीन, वो बदल गया किसमें, ओन्कोजीन में, आदि ओन्कोजीन इसको हिंदी में लिखा होगा, वो अभी हम लिख दे रहे हैं, और यहाँ लिखा होगा ओन्कोजीन। और जो कोशिका थी वो बदल गई किसमें, नियोप्लास्ट सेल में। नियो मतलब नया, ये संरचना इससे पूरी तरीके से नई बनी है, दोनों में कोई समानता नहीं है। अगर समानता होती तो उसमें म्यूटेशन नहीं होता, ठीक है ना। और यदि इसमें म्यूटेशन दूसरी बार हो गया तो ट्यूमर की कोशिकाएं बदल जाती हैं किसमें, कैंसर की कोशिकाओं में। इसीलिए कैंसर का कैंसर का कहना, ट्यूमर का कोई इलाज नहीं किया जाता है, उसे किसी शल्य चिकित्सक या सर्जन द्वारा, डॉक्टर भी 2 तरीके के होते हैं, एक को कहते हो एमबीबीएस एमडी और एक को कहते हो एमबीबीएस एमएस। तो एमबीबीएस दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन एमडी और एमएस जो होता है, जो एमएस है वो सर्जन है, वो ऑपरेशन करता है, और जो एमडी है वो क्या करता है, दवाइयों या औषधियों से तुम्हारा इलाज करता है। इसीलिए ट्यूमर का इलाज नहीं किया जाता, उसको काट कर शरीर से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। क्योंकि यदि किसी कारणवश उसमें म्यूटेशन की क्रिया एक बार और हो गई तो तुम्हें उस अंग का कैंसर हो जाएगा जहां पर ट्यूमर हुआ होगा, ठीक है ना। ठीक, चलो, बढ़िया से समझ में आने लगा, बिल्कुल सर, समझ में आने लगा, समझ में आने लगा सर, सर समझ में आने लगा सर। आप जो पढ़ाते हैं दिमाग में छप जाता है, बिल्कुल छप जाता होगा, क्योंकि आप उस लायक हैं, आप उतना मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर वालों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, समाज में एक पहचान पाने के लिए, ठीक है ना, सब जगह समानता लाने के लिए, समाज में आप जहाँ जाएं आपको अच्छे से लोग अच्छी निगाह से देखें, इस चीज़ के लिए। तो उसमें मेरा बस छोटा सा योगदान है, बाकी सारा योगदान आपका है। 5% मुझे दीजिए, 95% आप लोगों का योगदान है, ठीक है ना। ठीक, चलो, अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। ठीक, चलो, बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार बोलो समझ में आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ें, फिर समझाना फिर से शुरू करें, ठीक है ना। एक बार यस लिखो सब लोग, तो जितने लोगों को समझ में आ रहा है। सर हमको एमबीबीएस एमडी करना है, उससे पहले बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना बाबू। तो बोर्ड एग्जाम पहले पास करो, जो बेसिक चीजें हैं। ट्यूमर फर्स्ट स्टेज है कैंसर का, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। नशीला पदार्थ खाने से ही सिर्फ ट्यूमर नहीं होता, ट्यूमर या तो होता है उत्परिवर्तन के कारण, या तो होता है हमें वायरस या बैक्टीरिया के कारण या पैथोजन के कारण, ऐसे सीधे लिख सकते हो, ठीक है ना, रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के कारण। अभी हम उस टॉपिक पे आते हैं, आता है, ठीक है ना, अभी हमको वो पढ़ाना है। सर आपका पता चल जाएगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। यस सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है, वाह, किसी ने शायरी लिखी, ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर,
ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रह रहा है आप लोगों का, काफ़ी लोग लाइव है, अच्छा ठीक है, देख के अच्छा लगा है, ठीक है। सर जी सिलेबस पीछे चल रहा है, वो मेरी प्रॉब्लम है बाबू, आप सिर्फ जितना पढ़ा रहे हैं अभी उतना पढ़िए, जब आप मेरे रेंज में आ जाएंगे, मतलब मैं जैसे पढ़ाना चाह रहा हूँ वैसे आप थोड़ा समझना चालू कर लेंगे, तो फिर देखिएगा आपको लिखने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी, आपको सीधे यहीं याद हो जाएगा, और सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैं दिन दिन में 3-3 4-4 क्लासेस लेने लगूँ, ठीक है, कि सिलेबस खत्म करना, नहीं, मैं टाइम पे ही खत्म करूंगा और आराम से ही खत्म करूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं क्या, यहाँ के सारे टीचर मेहनत करेंगे आपके साथ, उस बात को लेकर आप परेशान मत रहिए, ठीक है ना। सर आप डॉक्टर हैं, उस चीज़ को बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अब आ जाओ टॉपिक पे। यहाँ पे देखो, कैंसर यह अनियमित वृद्धि करने वाली कोशिकाओं का एक समूह है जो कोशिकाओं के सामान्य व्यवहार व क्रिया को उग्र कर देता है। पहले मेरी कोशिका सामान्य थी, अचानक उसमें म्यूटेशन होने के कारण वो कोशिका अनियंत्रित कोशिका विभाजन करने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, ठीक है ना। इससे असाधारण कोशिकाओं की अनियमित आक्रामक वृद्धि होती है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। छोटा सा ट्यूमर हुआ है और अचानक वो कोशिका विभाजन के कारण लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, अनियंत्रित हो गया है। कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती जाती है, अन्य उपापचयी क्रियाओं या मेटाबॉलिक प्रोसेस में वृद्धि की भांति कोशिकाओं का कोशिका चक्र या सेल साइकिल या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कुछ भी बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर उद्दीपनों, स्टिमुली, संकेतों, सिग्नल्स के जीन्स के निर्देश में संश्लेषित प्रोटीन नियंत्रण होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों, चलो इन सब बातों को छोड़ते हैं, मैं सीधे समझा रहा हूँ कि ये सेल डिवीजन होता कैसे है। मैं यहाँ एक स्लाइड ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, होता ये है कि मान लो, देखो मान लो कह रहा है कि ये मेरी एक कोशिका है, कोशिका के अंदर मेरा क्या होगा, केंद्रक, ये क्या है मेरा न्यूक्लियस, या इसी को हम क्या कहेंगे, केंद्रक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। केंद्रक के चारों तरफ जो तरल पदार्थ है उसे क्या कहोगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, या इसे क्या कहोगे हिंदी में, कोशिका द्रव्य। अब हुआ क्या, मान लो ये वो कोशिका है जो कैंसर की कोशिका है, मतलब 2 बार म्यूटेशन हो चुका है, इसमें ओनकोजीन आ चुका है, इसमें नियोप्लाज्म आ चुका है, इन सब चीज़ों को, तो साइटोप्लाज्म उसका बदल गया होगा किसमें, नियोप्लाज्म में, और प्रोटो ओनकोजीन न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए में रहा होगा वो बदल गया होगा किसमें, ओनकोजीन में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें हो गई होंगी। चलो अभी यहाँ पे नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है ना, अभी कोशिका द्रुवाचर। अब होता क्या है कि मान लो ये कैंसर की सेल होगा, तो उसमें जो तरल पदार्थ था उसको चलो हम सीधे लिख ले रहे हैं नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म, या इसी को कहते हो नव द्रव्य, ठीक है ना। चलो अब इसमें होता क्या है, सबसे पहला स्टेप जिसको कहते हो कैरियोकाइनेसिस। देखो बायोलॉजी के जितने भी शब्द आएंगे, ठीक है ना, बायोलॉजी में उसको 2 पार्ट में तुम डिवाइड करना सीखना, ठीक है ना। ठीक, कैरियो और काइनेसिस। कैरियो वर्ड आया है कैरियन से, और काइनेसिस वर्ड आया है डिवीजन से। डिवीजन को हिंदी में कहते हैं विभाजन, ठीक, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, या इसी को हिंदी में क्या लिखोगे, केंद्रक। और अगर हम इसको पूरा एक वर्ड बनाए तो इसको लिखेंगे क्या, केंद्रक विभाजन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस कोशिका में सबसे पहले केंद्रक विभाजन की क्रिया होगी, जिसके कारण इस कोशिका का केंद्रक 2 भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो पहले केंद्रक कितना था, 1, अब कितना हो गया, 2 केंद्रक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, न्यूक्लियस। तो अगर कह रहा है कि एक कोशिका है जिसमें उसका केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो यदि किसी कोशिका का केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है तो इस क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। 1 शॉट भी आएगा बाबू, बस थोड़ा सा आप मुझे समझ जाइए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस मेरे पढ़ाने के तरीके को अपना लीजिए और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर इतना अच्छा जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि जो अथवा करके क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। आप खुद कंफ्यूज होंगे इस बात को लेके कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं और कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या हुआ, इसमें दूसरा जो क्रिया हुई उसे कहा गया साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। साइटो मतलब हो जाएगा साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या लिखते हो, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और काइनेसिस को तो, डिवीजन को अभी तो लिखे ही हो, विभाजन, काइनेसिस का मतलब विभाजन। अब हुआ क्या, कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसके कारण क्या होगा, पूरी कोशिका बीच से सिकुड़ जाएगी,
पूरी कोशिका क्या होगी, बीच से सिकुड़ जाएगी ऐसे, कोशिका द्रव्य उसका बीच में क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। और कुछ टाइम के बाद कोशिका द्रव्य दोनों भागों की तरफ विभाजित होगा और 1 मिनट, छोटा बहुत छोटा हो गया भाई। कुछ समय के बाद ये पूरी कोशिका ही क्या होगी, 2 भागों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो एक ही समय पर कितनी कोशिकाएं बने, 2, क्या बने, 2 नए सेल या कोशिकाएं बने। तो अगर पूछेगा साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, तो जब कोशिका का कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित होता है तो इस क्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और जब कोशिका का केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है तो इस क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सर आप डीएनए वाला चैप्टर फिर से पढ़ा दीजिए, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है। बिल्कुल पढ़ाएंगे बाबू, बस थोड़ा सा समय दो, ठीक है ना। आवश्यकता अनुसार अभी आपको जितना पढ़ाने की जरूरत है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। चलो ठीक है ना, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यही कैंसर का अगर मान लिए होते 1 सेल रहता तो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1064 ऐसे करके लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। संख्या में 1024, संख्या में लगातार ऐसे क्या हुआ, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर अभी तक आप जैसा टीचर नहीं मिला। नहीं बाबू, मुझसे बेहतर टीचर मिले होंगे, जो भी टीचर से आप पढ़े होंगे उन्होंने ही आपका बेसिक क्लियर किया होगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं आज, ठीक है ना। तो अपने पुराने टीचरों को जिन्होंने आपको ABCD या क ख ग घ देवनागरी की लिपि जो भी कहा जाए उसको बनाना सिखाया, उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्होंने आपको बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, तब जाके आप आज इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। हम सब सिर्फ एक माध्यम है, सीखना तो सिर्फ आप ही लोगों को है, ठीक है ना। टीचर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें। टीचर सिर्फ एक सहायक करता है जो बच्चे को पढ़ने में सहायता प्रदान करता है। अब देखना ये होता है कि बच्चा टीचर को कैसे उपयोग करता है अपने आप को या अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा बाबू, परेशान मत रहिए। जी सर, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आई लव टारगेट बोर्ड, जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू। सिंटू सर को और पिंटू सर को, प्रिंस सर को भी क्या करिए, थैंक यू बोलिए, क्योंकि टीचर जैसे ही यहाँ से हटे या चले गए या गए अपने आवश्यकता अनुसार या किसी की रीज़न की वजह से, उनके बाद ही उन्होंने ही समय से टीचर ले आया। 1-2 दिन की तो बात होती है, टीचर को लंबे से दूरी तय करके आना होता है, तो उस बात को लेकर आप लोग परेशान मत रहिए, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। सर क्लिस्टर क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े अब हम। राइट सर, ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी बाबू, अभी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है ना। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये कैंसर का सेल रहा होता तो इस तरीके से अनियंत्रित कोशिका विभाजन किया होता, जिसके कारण क्या हो गया होता, अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्रिया होने के कारण कैंसर धीरे धीरे बढ़ता जाता, ठीक है ना। अब चलो ये बातें इसकी समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं इस टॉपिक पे। कह रहा है वैज्ञानिकों ने मनुष्यों के शरीर में कुछ ऐसे जीन की पेयर या जोड़ियों को पता लगाया है जो कोशिकाओं के कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। मतलब अनियंत्रित कोशिका विभाजन को क्या करते हैं, वो और बढ़ावा देते हैं कि कोशिकाएं लगातार क्या हो, विभाजित होती रहे और उस ट्यूमर का या कैंसर का आकार लगातार क्या हो, बढ़ता रहे, ठीक है ना। और उन जीन को हम क्या कहते हैं, आदि ओन्कोजीन, प्रोटो ओन्कोजीन। तो इस बात को तो आप ध्यान रखोगे ना, ये इसको स्टार बना लो, बहुत जरूरी चीज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले जीन का क्या नाम है, तो प्रोटो ओन्कोजीन या आदि ओन्कोजीन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा, यदि डीएनए के किसी अणु में द्विगुणन के समान त्रुटि के कारण किसी आदि ओन्कोजीन का उत्परिवर्तन हो जाता है, मतलब आदि ओन्कोजीन उत्परिवर्तन के कारण किसमें बदल जाए, ओन्कोजीन में, तो उत्परिवर्तित कोशिका की वृद्धि और विभाजन कोशिकीय चक्र की प्रगति के जांच बिंदुओं चेक पॉइंट से अप्रभावित होकर अनियंत्रित हो जाता है। और जब किसी कोशिका में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है तो इस प्रकार किसका निर्माण होगा, कैंसर का, ठीक है ना। इस बात को विशेष ध्यान रखना। थैंक यू सर, आप अच्छा से पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा बाबू, और अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, हमको आज ये लेक्चर खत्म करना है कैंसर का, ठीक। कैंसर होता है और कह रहा है इसमें जो तरल पदार्थ होगा जिसको हम क्या कहेंगे, नियोप्लास्टिक, सॉरी इस कोशिका को हम क्या कहेंगे, नियोप्लास्टिक सेल, और इसमें जो तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, नियोप्लाज्म, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सर ऑब्जेक्टिव की क्लास जल्दी आएगी बाबू, उस बात को लेकर परेशान मत रहो आप, ठीक है ना। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। देखो यहाँ लिखा है उत्परिवर्तन आदि ओन्कोजीन को ओन्कोजीन कहते हैं। तो पहली बार अगर म्यूटेशन हो रहा है, तो पहली बार जब म्यूटेशन होगा तो पहली बार म्यूटेशन होने के कारण किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होगा, ट्यूमर होगा, और जब दूसरी बार म्यूटेशन होगा तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या होगा, कैंसर। इसीलिए कहा जाता है कि कैंसर की पहली अवस्था ट्यूमर कहलाती है, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग समझ गए, कैंसर की पहली अवस्था को क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। सर मेरा 96+ आएगा, बिल्कुल आएगा, पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ खुद को अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, जितना हम पढ़ते हैं उतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आई लव यू सर अतुल जी,
ठीक है चलो। कह रहा है कि जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा तो ऊतक सब इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं, गांठ बना लेते हैं, जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अगर ब्लड वेसल्स में हो गया, रक्त नलिकाएं हो गया, तो उसके अंदर अगर ब्लड वेसल्स में वो गांठ बन गया तो खून का बहाव रुक जाएगा, हार्ट अटैक का कारण बनेगा, वह अंग सही से कार्य नहीं करेगा, ये सारी क्रियाएं बाधित हो जाएंगी। ठीक है ना, ठीक है चलो। सैटरडे को ऑब्जेक्टिव की क्लास होती है, मुझे पता है बाबू, बस 2-3 दिन हुआ मुझे आए हुए, तो मुझे चीज़ों को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो थोड़ा समय दीजिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आने लगेंगी। दूसरा लिखा है शल्य चिकित्सक, जो अभी आप लोगों को हम समझा रहे थे, क्या एक समझा रहे थे MBBS MD, डॉक्टर का जब आप बोर्ड वगैरह देखेंगे तो वहाँ ऐसे लिखा होता है, और एक लिखा होगा MBBS MS, मास्टर ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ सर्जन। तो जो शल्य चिकित्सक है वही ऑपरेशन करता है ये वाला, और ऑपरेशन के थ्रू क्या करेगा, उस ट्यूमर को आपके शरीर से काट कर क्या कर देगा, अलग कर देगा। DNA वाला चैप्टर, ठीक, आप शायद ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जेनेटिक्स के बाद, ठीक है, उन सब चैप्टर को लेके आएंगे, ठीक है ना। ब्लड कैंसर, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उसको शल्य चिकित्सक के द्वारा क्या कहता है, शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ लिखा है, ऐसे अबुर्द या कैंसर ट्यूमर आमाशय में, आंत में, त्वचा में, यकृत में, अग्नाशय में, फेफड़े में या स्तन ब्रेस्ट में क्या होंगे, उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको काट कर इन सब अंगों से क्या कर सकते हो, अलग कर दिया जाता है। ट्यूमर का इलाज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो रहेगा, बीच में कहीं म्यूटेशन हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को कैंसर। लेट हो गया, काफ़ी लेट है आप, क्लास को फिर से अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। लिखा, यदि किसी हानिकारक अबुर्द में एक से अधिक कोशिकाएं अन्य आदि ओनको जीन में उत्परिवर्तन के कारण नवद्रव्यी या नियोप्लास्टिक हो जाती हैं तो अबुर्द कैंसरस और या मैलिगेंट हो जाता है। मैलिगेंट मतलब बड़ा। अब देखो एक चीज़ सुने होगे कि किसी व्यक्ति को कैंसर ट्यूमर हुआ था, उसके शरीर से उस ट्यूमर को काट के अलग किया गया, लेकिन कुछ हिस्सा उसका उसके शरीर में रह गया, तो अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो यही अबुर्द बदल जाएगा किसमें, उस तरल पदार्थ की सहायता से कैंसर में। इसीलिए जब भी आप ट्यूमर का ऑपरेशन करवाएं तो किसी आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड हो, अच्छे से अपने काम में कुशल हो, वो सही से अच्छे से ऑपरेशन उसको आता हो। ऐसे ही अरे गरे किसी छोटे मोटे अस्पताल में पैसे बचाने के लिए ना ऑपरेशन कराएं, क्या पता वो आपके लिए हानिकारक हो जाए, ठीक है ना। छोड़ो, बाकियों के बारे में अभी बात मत करो, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसकी नई उत्परिवर्तित कोशिकाएं पृथक होकर रुधिर में चली जाती हैं और अन्य ऊतकों में फैलाकर द्वितीयक अपूर्त या सेकेंडरी ट्यूमर या मेटास्टैटिस का कार्य करती हैं। मतलब अगर वही नियोप्लास्टिक सेल ब्लड में जाएगा तो ब्लड में सर्कुलेशन या परिसंचरण की क्रिया होती है और ब्लड शरीर के सभी भागों में क्या होता है, बहता रहता है, जिसके कारण ये शरीर के सभी भागों में जाने लगेगा और के शरीर की सभी कोशिकाओं को संक्रमित करेगा, तो सभी में म्यूटेशन की क्रिया होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, यह कोशिकाएं कैंसर रोग का कारण होती है। कौन सी? जिनमें म्यूटेशन एक बार हो चुका है, और वो कोशिकाएं किसकी हैं? ट्यूमर की। दूसरा कह रहा है जितनी भी इपिथेलियल कोशिकाओं से उत्पन्न वाले कोशिकाएं हैं। देखो अब ह्यूमन जो है, मैं एक पर्टिकुलर एनिमल की बात कर ले रहा हूं यहाँ पे, ह्यूमन। देखो मनुष्य जो है, ह्यूमन को क्या कह रहा हूं, मनुष्य। मनुष्य जो है वो एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इस बात का मतलब समझो आप, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब उसके त्वचा में 3 आवरण पाए जाते हैं, त्रिस्तरीय इसको कहते हो, ठीक है ना। पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोडर्मिस और तीसरा है मेसोडर्मिस। तो इपी मतलब ऊपर, एंडो मतलब अंदर, मेजो मतलब बीच में। इसको कहोगे बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। इसको कहोगे अंतः त्वचा और इसे कहोगे मध्य त्वचा। तो ऐसे जंतु जिसके शारीरिक संरचना में 3 आवरण पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल या त्रिस्तरीय जंतु। तो मनुष्य यही है। तो यहाँ पे जो इपिथेलियल लिखा है, इपी मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर, और थीलियल मतलब धारण किए हुए। तो मनुष्य की त्वचा में जो ऊपर की तरफ कोशिकाएं हैं उनकी बात कर रहा है। कह रहा है कि जो कैंसर होता है वो नासुर या कार्सिनोमा होता है, मतलब जो ठीक ना हो, घाव बन जाए, उसको नासुर कहते हो, ठीक है ना। कह रहा है कि संयोजी ऊतकों, जैसे ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, या हड्डियों की या पेशियों की कोशिकाओं से उत्पन्न कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। मतलब
3 जगह हो गया, एक हो गया संयोजी ऊतक में, दूसरा हो गया हड्डियों में, तीसरा हो गया पेशियों में। इन तीनों जगह पर अगर कह रहा है कि कैंसर हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमा कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज कह रहा है रोग उत्पादक तथा लिम्फोसाइट ऊतकों के कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। मतलब लिम्फोमा किसे कहोगे, जो किसी रोग उत्पादक जीवों के कारण हो जाए तुमको, और वो किस में हो, ब्लड में हो। तो रक्त में होने वाले कैंसर को हम क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। और इस कैंसर में क्या होगा, शरीर की कौन सी कोशिकाएं, WBC कोशिकाएं क्या होती हैं, संक्रमित होती हैं, ठीक है ना, जिसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होती है। और जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होती है तो विभाजन होने की क्रिया को प्रोलिफरेशन या प्रचुरोद भवन कहते हैं, जो HIV में हम आपको समझाए थे, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग समझ लोगे। यहाँ पे कह रहा है WBC में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया कि WBC या श्वेत रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे हम क्या, लिम्फोमा। मांसपेशियों में, ठीक है ना, होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे क्या, सार्कोमा। वैसे ही किसमें, हड्डियों में होने वाले कैंसर को, ऊतक में होने वाले कैंसर को, उसको भी हम क्या कहेंगे, सार्कोमा। और आगे तरफ लिखा है कि यह कोशिकाएं जब संख्या में वृद्धि करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे हम प्रोलिफरेशन या प्रचुरोद भवन। दूसरा आगे लिखा है इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो ब्लड कैंसर कई तरीके का होगा, एक हो गया लिम्फोमा, एक हो गया ल्यूकेमिया, ठीक है ना, इसको हम ल्यूकेमिया भी कहोगे, अनियंत्रित कोशिका विभाजन को। तो लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ हैं, ठीक है ना। इंग्लिश को थोड़ा कम करिए, ठीक है बाबू, इंग्लिश को थोड़ा कम करेंगे, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए, हम यहाँ पे दोनों भाषाओं को लिख रहे हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि आप 12th के बाद बायोलॉजी पढ़ रहे हैं फिर से साइंस में, तो आप हिंदी भूल जाइए कि हिंदी में आपको कोई बायोलॉजी पढ़ाएगा, कोई कॉलेज, चाहे आप BSc करेंगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे बायो से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको पूरी तरीके से इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश की आदत डालते रहिए, ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश की आदत डालते रहिए, ठीक है, ठीक है। PDF से सिर्फ वर्ड्स को मुझे समझाना है, बाकी कैंसर तो कैसे होता है, किस जीन के कारण होता है, क्यों होता है, ये चीज़ें तो उसके लिए था, ठीक है ना। ये तो हम खाली जानकारियाँ अलग से आपको दे रहे हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, ठीक है ना। सर प्लीज़ लैंग्वेज में डिफ्रेंशिएशन लिख रहा पड़े, ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, यस सर जी समझ में आ रहा है। और यस सर, आप इस बात के लिए लिख रहे हैं क्योंकि आप 12th के बाद जब बायो पढ़ेंगे तो आप पूरी तरीके से इंग्लिश में पढ़ेंगे। हमने जो इंग्लिश, हम भी आपसे सही बताएं तो प्राइमरी से ही पढ़े हुए हैं, जो गाँव में स्कूल होता है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले आए तो इंग्लिश सब बेटर हो गई, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद पैरामेडिकल के बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है, किसी दिन टारगेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे आके दी जाएगी ये सब चीज़ें, ठीक है ना। चलो सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, याद करने के लिए बता दीजिए, या ठीक है किसी दिन मैं उसको ले आऊँगा कि कैसे याद किया जाता है, उसके लिए हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं समझने के, ठीक है। चलो जी सर जी, चलो ठीक है ना। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, गोरखपुर जिले से, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे फिर लिखा कैंसरी कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त हो जाती हैं और कैंसर के रोगी की मृत्यु मुख्यतः इसी कारण होती है। इसके अतिरिक्त अवरोधों के कारण आहार नाल, मूत्रवाहिनियों, श्वसनियों आदि के मार्गों में अवरुद्ध हो जाने के कारण भी कैंसर रोगी की मृत्यु हो जाती है। देखो कहने का मतलब सिर्फ इतना है इसका कि जब कैंसर की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन की क्रिया होती है तो क्या होता है, इससे हमारे शरीर के सभी अंग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, थैंक यू, प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। जिससे कह रहा है यदि किसी अंग में ये डिफेक्ट आ गया तो वो अंग कार्य करना बंद कर देगा, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आज लग रहा है जितने लोग लाइव हैं उनको लोगों को देख के, ठीक है ना। ठीक, चलो दूसरा आगे लिखा है पृथ्वी के वर्तमान वातावरण में अनेक दशाएं आदि ओन्कोजीन को उत्परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। मतलब पृथ्वी का वातावरण प्रदूषण के कारण ऐसा होता चलता जा रहा है जिसके कारण हमारे शरीर में जो प्रोटो ओन्कोजीन है, जो जीन हमें हमारे माता पिता से प्राप्त हुआ है, उसमें म्यूटेशन की क्रिया होने के कारण वो ट्यूमर और कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पोल्यूशन इसका मुख्य कारण माना जा रहा है किसी व्यक्ति में, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि इसके अतिरिक्त आयनीय विकिरण, रेडिएशन जिसको कहते हो, केमिकल पोल्यूशन, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, इन सब की बातों की बात कर रही है। और एक शब्द याद रखो, कार्सिनोजेनिक। तो ऐसे कहेगा कि कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को कार्सिनोजेनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना, या प्रदूषक कहते हैं। सर बहुत नोट्स बनाए हैं, इतना मत लिखवाइए। देखो बाबू, सिर्फ बोर्ड एग्जाम की नींव मत रखो इस उम्र में। इस उम्र को में आप अपने आप को जिस माहौल में ढाल लेंगे, पूरा जीवन उस माहौल में आपको गुजारना पड़ेगा। और अपने कंफर्ट जोन से एकदम बाहर निकलिए कि हाँ 4 लाइन का पढ़ा, याद हुआ, इतना ही एग्जाम में आता है, इतना पढ़ के तो हम पास हो जाएंगे। तो पास होने के लिए बाबू तो पूरी दुनिया पढ़ रही है, ठीक है ना। अब पास तो लगभग सभी होते हैं,
चाहे थर्ड डिवीजन हो, चाहे सेकंड डिवीजन हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो। बात यह है कि भविष्य में जो कंपटीशन होगा उसमें आप कहाँ पे बैठे हैं, उसमें किस लेवल पे हैं। तो वर्तमान समय में आप अपने आप को जिस स्थिति में डाल लेंगे वही आपका भविष्य है, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर कह रहा है वातावरण में इन्हीं दशाओं के बढ़ने से कैंसर का रोग मनुष्य के लिए सर्वाधिक घातक बताया जा रहा है। वैज्ञानिक निकट भविष्य में प्रति 5 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु कैंसर के कारण होने का अनुमान लगा रहे हैं। देख लो, पॉल्यूशन देख लो भाई, जो वैज्ञानिक हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि हर 5 में से एक व्यक्ति की जो मृत्यु होगी वो किसके कारण होगी, भविष्य में कैंसर के कारण होगी। देख लो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे, कुछ ऐसा अगर पढ़ोगे तो कुछ ऐसी डिवाइस बनाओगे ना जो पोल्यूशन को कम करे। तो खुद के लिए पढ़ो, आने वाले भविष्य के लिए पढ़ो। हम अपने आने वाले बच्चों के लिए जो भविष्य में आएंगे क्या छोड़ के जाएंगे उसकी तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी ना। चलो, फिर कह रहा कैंसर जन विकिरण तथा प्रदूषकों से बनकर और जीवन शैली में स्वच्छता को अपनाकर हम लोग अपनी काफ़ी सीमा तक कैंसर रोग से बच सकते हैं। गत सदी के प्रारंभ में कैंसर की विकिरण चिकित्सा, मतलब उसके उपचार की बात कर रहा है, चिकित्सा रेडियोथेरेपी। तो अगर कह रहा है कैंसर का उपचार किस क्रियाविधि द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, उपचार, तो उसके उपचार को हम क्या कहते हैं, रेडियोथेरेपी। तो जब आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट देखते होंगे। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में रोगों के कारण, प्रभाव एवं लक्षणों का पता किया जाता है, किस कारण रोग हुआ, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वर्तमान में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपके शरीर में, उसके जांच को हम कहाँ कराते हैं, पैथोलॉजी में। और कैंसर के उपचार के लिए जिस डिपार्टमेंट में हम जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसे होता है, एक्सरे टेक्नीशियन वाला डिपार्टमेंट होगा। फिर कह रहा है कैंसर रोग में वायरस की क्या भूमिका है, मतलब ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जो कैंसर को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। देखो, कह रहा है कि आरएनए युक्त वायरसों को रेट्रोवायरस कहते हैं, जो कि कल हम पढ़ा चुके हैं एचआईवी वायरस में, तथा डीएनए युक्त वायरसों में पैपोवायरस, पोक्स वायरस, एडिनोवायरस, हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है ना। इतने वायरसों के नाम लिखा है। देखो, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, 3-4 वायरसों का नाम लिख देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन रेट्रोवायरस है। तो तुमको याद रखना पड़ेगा, वह वायरस जिसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है उसे हम रेट्रोवायरस कहेंगे, और वह वायरस जिसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है उसे हम रेट्रोवायरस की श्रेणी में नहीं रखेंगे। या तो पूछ लेगा इनमें से किस वायरस का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक हो गया पैपोवायरस, दूसरा हो गया पोक्स वायरस, तीसरा हो गया एडिनोवायरस, चौथा हो गया हर्पीज वायरस, पांचवा हो गया हेपेटाइटिस बी वायरस, एक और होना चाहिए था पैपिलोमा वायरस। चलो ठीक है, इतनी बात का ध्यान रखो। 5 वायरस ऐसे हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। तो या तो पूछ लिया कि ऐसे वायरसों का नाम बताइए जिनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो उसे क्या कहते हैं, तो ये 5 वायरस हो गए आपके, ठीक है ना। 5 में से एक, कहने का भविष्य इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है या पोल्यूशन है भविष्य में कि हर 5 व्यक्तियों में से अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वो कैंसर से मर रहा होगा, बाकी 4 किसी और कारण से मर रहे होंगे, पर एक तो कैंसर से ही बन रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, जितना भी डिपार्टमेंट का नाम लिखे हैं आप श्रेया जी, वो सारे डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है। आगे पे लिखा है, कहाँ पे गया, वायरस, ठीक है। जीनोम में ओन्कोजीन होते हैं, मतलब ये जो वायरस है 5, इनके वायरस में जो जीन पाया जाता है, इन 5 वायरसों के जीन में प्रोटोओन्कोजीन नहीं पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, ओन्कोजीन पाया जाता है, जिसके कारण इनको म्यूटेशन की जरूरत नहीं है, मतलब इनमें म्यूटेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोटोओन्कोजीन है तब जाके म्यूटेशन होगा तो ओन्कोजीन बदलेगा तब कैंसर उत्पन्न करेंगे। इनके वायरसों के डीएनए में ही जो जीन पाया जाता है उसे ओन्कोजीन कहते हैं। तो जैसे ही ये वायरस हमारे शरीर में आएगा, म्यूटेशन का वेट थोड़ी करेगा, सीधे हमें कैंसर से क्या कर देगा, संक्रमित कर देगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है अतः इन वायरसों के संक्रमण से कैंसर रोग की संभावना रहती है, ठीक है ना। यह भी संभव है कि इन सब प्रकार के वायरसों में ओन्कोजीन को कभी पहले किसी पोषक कोशिकाओं से ही प्राप्त किया हो। सर्वप्रथम पोषक कोशिकाएं, मतलब ये भी संभव है कि कह रहा है यह वायरस जिनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, हो सकता है ये पहले किसी ऐसी कोशिका में रहे हों जहां ये म्यूटेशन कर चुके हों, उसके बाद ये किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा रहा हूं, जिसके कारण डायरेक्ट उसके शरीर में कैंसर उत्पन्न करेंगे। और कह रहा है इसके बारे में सबसे पहले पेटोन पोस ने 1911 में, इस नाम को अंडरलाइन कीजिएगा और इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि कैंसर रोग में इनकी सबसे ज्यादा भूमिका है लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है ना। पेटोन पोस कि जंतुओं में कैंसर विषाणुओं के कारण होते हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया था। अब बाद में मानव में कैंसर उत्पन्न करने वाले अनेक वायरस भी ज्ञात हुए हैं। तो वायरस तो अभी देखे ही हो, पैपोवायरस, पोक्स वायरस, एडिनोवायरस, हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए वाले हैं ये मनुष्य में क्या करते हैं, कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। ठीक, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है। फिर आगे लिखा है ऐसे ही एक वायरस है जिसका नाम है EBV, इप्स्टीन बार वायरस। बर्किस्ट लिम्फोमा नामक कैंसर हमारे शरीर में क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये सब सिर्फ जानकारी के लिए है अभी, तो उसमें ध्यान मत रखिएगा। और कह रहा है कि मैलिगेंट ट्यूमर या उत्पन्न, मैलिगेंट ट्यूमर कहने का मतलब ये आकार में लगातार बढ़ता जाएगा, इस तरीके को हम बोलेंगे मैलिगेंट ट्यूमर।
ठीक है ना, उत्पन्न करता है। इसे सर्वप्रथम अफ्रीकी बच्चों में देखा गया था। तो अगर पूछ रहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम सबसे पहले कहाँ ढूंढे थे, तो अफ्रीकी बच्चों में ढूंढे थे। ठीक है ना, इसके प्रभाव से जबड़ों में सूजन आ जाता है और विकृति होकर उसका विनाश होने लगता है। कहने का मतलब अफ्रीका के जो बच्चे थे उनके जबड़ों में इन्फेक्शन फैलने के कारण कैंसर होने लगा, जिसके कारण साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट, अभी एक वर्ड आएगा उसके आगे, ठीक है ना, मतलब वो अंग लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे सामान्य पहले वो दिख रहा था वैसे वो सामान्य दिखने अब नहीं दिख रहा है, इसलिए कह रहा है उसकी संरचना धीरे धीरे क्या हो रही है, बदलती जा रही है। और इस प्रकार के कैंसर को हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। कह रहा है कैंसर होने में अनुवांशिक व वातावरण कारकों का भूमिका होता है। तो कैंसर होने में कह रहा है कि कुछ अनुवांशिक जीन भी होते हैं जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो कैंसर के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसको बस वैसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, उतना समझने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। दूसरा कह रहा है, हाँ यहाँ देखो, पैपिलोमा वायरस भी एक वायरस है जो कह रहा है किसमें, मानव से संबंधित है। और किसके, गले में कैंसर के लिए, गले में जो कैंसर अगर पूछ रहा है किस वायरस के कारण होता है, तो गले में कैंसर के लिए जो जिम्मेदार है उस वायरस को हम कहेंगे HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसलिए उसे बोलोगे क्या, वह वायरस जो सर्वाइकल या गले में कैंसर उत्पन्न कर रहा है। गले में, सर्वाइकल, देखो गर्दन में पाए जाने वाली हड्डियों को सर्वाइकल बोन कहते हो, जिसकी संख्या 7 होती है। ठीक है ना, इसलिए गर्दन से संबंधित बीमारियों को हम क्या कहेंगे, सर्वाइकल। और गर्दन में होने वाले दर्द को हम क्या कह रहे हैं, सर्वाइकल बोन पेन। ठीक है ना, जो हड्डी है उसे कह रहे हो सर्वाइकल बोन, इसलिए गर्दन में जो कैंसर हो रहा है उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हो। और कह रहा है लगभग मनुष्यों में 99.7% जो सर्वाइकल कैंसर है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होता है। और दूसरा कह रहा है ये ट्रांसमिटेड होता है या एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है, कैसे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण। और कह रहा है इसके अतिरिक्त एक वायरस और है, हेपेटाइटिस बी वायरस। देखो एक वर्ड आएगा हेपेटाइटिस, और ये पाया जाता है लीवर में, क्योंकि लीवर की स्टडी को कहते हो हेपेटोलॉजी। तो लॉजी का मतलब स्टडी, अध्ययन, हेपेटो मतलब होता है हेपेटिक सेल या लीवर। तो यकृत में पाए जाने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, हेपेटिक सेल। और उसमें होने वाले कैंसर को हम जिस वायरस को जिम्मेदार देंगे उसे क्या हो गया, क्या, हेपेटाइटिस बी वायरस। वैसे ही कह रहा है HPV ह्यूमन हर्पीज वायरस, ये कोप्सिस सार्कोमा या मांसपेशियों का, सार्कोमा भी लिखे ही थे मांसपेशियों वाले कैंसर को, तो कोप्सिस सार्कोमा के लिए जो वायरस जिम्मेदार होगा या मांसपेशियों के कैंसर के लिए जो वायरस जिम्मेदार होगा उसे हम क्या कहेंगे, HHV ह्यूमन हर्पीज वायरस। ठीक, आगे आ जाओ। फिर आगे लिखा है उपरोक्त सभी उदाहरणों के अतिरिक्त मानव में मुख्य कैंसर उत्पन्न करने वाले ज्ञात विषाणु डबल स्टैंड DNA वायरस होते हैं। कहने का मतलब हमारा आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, DNA होता है, इसलिए जो भी वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा उसको उत्परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पिछले अभी 2-3 स्लाइड पहले हमने समझाए थे, तो सीधे ही वो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करेगा, कैंसर, क्योंकि उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, DNA है। इसलिए हम कुछ वायरसों से संक्रमित होकर भी क्या होते हैं, कैंसर से संक्रमित हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे रेडियोलॉजी कहते हो। ठीक है ना, PCR किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया, उसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया है इलीजा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से किट। कल वाले लेक्चर को देखो बाबू जाके, उसमें पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है ना, ठीक है, चलो 1 मिनट और दो, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, दूसरा कह रहा है HTLV फर्स्ट। अब देखो इसका पूरा नाम पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो मैं लिख दे रहा हूं HTLV फर्स्ट। देखो इसका पूरा नाम है ह्यूमन T लिम्फोसाइट्स वायरस। ठीक है ना, तो लिम्फोसाइट वर्ड्स किसके लिए यूज किया जा रहा है, लिम्फोसाइट वर्ड्स यूज किया जाता है WBC के लिए। तो वह वायरस जो हमारे WBC की कोशिका में कैंसर को उत्पन्न करता है उस वायरस को हम क्या कहेंगे, HTLV फर्स्ट। ठीक है ना, और ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, ये भी ब्लड रिलेटेड संबंधित कैंसर है, इसलिए उसके बारे में आप ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए। ठीक, आगे चल के देखा जाए तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देखते हैं और भी क्या चीज़ें बची हुई हैं। ठीक, कैंसर रोग वैसे उत्पन्न करते हैं, बात हो चुका है। बैक्टीरिया फेज, साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट अभी बताए हैं, उस जबड़े का आकार बदलता जाता है। और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, नियोप्लास्टिक नए प्रकार के तरल पदार्थ बन जाते हैं, ये भी हो चुका है। दूसरा कह रहा है कि इरेगुलर रेप्लिकेशन और रेप्लिका ट्यूमर प्रेशर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। HTLV फर्स्ट हो गया, चलो इसको हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, कहाँ गया रेप्लिकेशन। देखो मान लो कह रहा है कि यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ, एक DNA है। ठीक, ये DNA किसका है, वायरस का। अब उन 5 वायरसों में से कुछ भी हो जाएगा, तो ये किसकी सहायता से, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि ये DNA के दोनों धागे एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बांड की सहायता। तो सबसे पहले इसमें एक क्रिया होगी जिसको कहते हैं द्रवण।
या मेल्टिंग, जिसके कारण इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और कुछ समय के पश्चात डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। अब इसको हम लोग कहते हैं क्या, डबल स्ट्रैंड डीएनए या डीएस डीएनए। अब ये अलग अलग हो गया है, इसलिए इसे बोलोगे एस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इन डीएनए के खंडों के सामने डीएनए के छोटे छोटे खंड बनने लगेंगे ऐसे, और उन डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड। क्या कहेंगे, ओकाजाकी खंड। और एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, जिसके स्रावण के कारण ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण फिर से ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से क्या होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदल जाएगा। और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, फिर से उसकी सहायता से ये एक डीएनए से किस में बदल जाएंगे, 2 डीएनए में। तो ऐसे ही वायरस जो होता है वो रिप्लिकेट होता रहता है, और संख्या में लगातार क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना। चलो एक बार लिखो आज की क्लास कैसी लगी, उसके बाद हम क्लास को थोड़ा सा खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक, चलो जो भी चीज़ें हैं पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें। जो मेन टॉपिक रहा उसका वो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है ना, कैंसर कैसे होता है। चलो एक बार बताओ आज की क्लास कैसी लगी, उसके बाद फिर क्लास को बंद किया जाए यहीं पे। चलो सर जी नीट के बारे में बाद में उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। चलो सब लोगों को अच्छा लगा, एक बार यस लिखो, उसके बाद देखते हैं। सर वेरी गुड, मस्त लगा सर। सर पीडीएफ एप्लीकेशन पर डाल दीजिएगा, मस्त क्लास रही, गुड, मस्त लगा सर, बेस्ट। एक बार पीडीएफ को भी आराम से आप लोग बैठ के पढ़िएगा, सर बगल में है क्या, बिल्कुल रहेंगे सारे सर, गाइड करते हैं हमको, सारे टीचर एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं। ठीक है, चलो क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक है ना, चलो बाय, ख्याल रखो।